दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है आखिर क्या हुआ शीतल के साथ। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सृष्टि और शीतल कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी। दोनों बड़े बड़े सपने देखती थी, परंतु शीतल के सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। धरातल पर रहना तो जैसे शीतल को आता ही नहीं था। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन फैशन में लगता था। कॉलेज में भी ऐसे बन ठन कर आती जैसे पढ़ाई करने नहीं बल्कि फैशन समारोह में आई हो। सृष्टि शीतल के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। उसे सिंपल रहना पसंद था, परंतु शीतल का भोलापन दोनों सहेलियों के बीच कड़ी का काम करता था। एक दिन शीतल ने सृष्टि को बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। लड़का लंदन में नौकरी करता है। यह सुनकर सृष्टि बेहद खुश हुई। शीतल जैसा चाहती थी शादी बिल्कुल वैसी जगह ही हो रही थी। सृष्टि ने उसके होने वाले पति की तस्वीर देखी तो उसे जोड़ी थोड़ी बेमेल लगी। शीतल की उम्र सिर्फ 21 की थी। वहीं दूसरी तरफ लड़का देखने में कम से कम 35 साल का लग रहा था। सृष्टि ने कहा, बाकी सब तो ठीक है पर लड़का थोड़ा अधिक उम्र का लगता है। अपनी सहेली की बात सुनकर शीतल बोली, पैसे के आगे सब कुछ छुप जाता है। जब लग्जरी लाइफ मिलेगी तो पति को कौन देखेगा। तू देखना, मैं लंदन में रहूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। मेरा रुतबा देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। शीतल की यह बातें सुनकर सृष्टि हल्की सी हंसी हंसकर रह गई। शादी हुई, शीतल अपने ससुराल चली गई। फिर शीतल की तरफ से शुरू हुआ रोज फेसबुक पर फोटो अपलोड करने का सिलसिला। पहले शादी की तस्वीरें, फिर हनीमून की तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की गई। एक दिन अचानक ही फेसबुक से सारी फोटोज डिलीट हो गई। सृष्टि को लगा कि उसके पति से छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो, इसीलिए उसने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। सृष्टि ने शीतल को फ़ोन किया। मजाक करते हुए उससे कहा, क्या हुआ मैडम, पति से झगड़ा हो गया क्या, जो सारी तस्वीरें डिलीट कर डाली? शीतल बोली, नहीं रे, अजीब दकियानूसी विचारधारा वाला पति मिला है। विदेश में रहकर भी अनपढ़ वाली सोच रखता है। कहता है हंसी खुशी वाली तस्वीरें लगाने से लोग नज़र लगा देते हैं, इसीलिए हटा दो। जिद पकड़ कर बैठ गया। मजबूरन मुझे सारी फ़ोटोज़ डिलीट करनी पड़ी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही शीतल का पति उसे भारत में छोड़कर अकेले लंदन चला गया। उसने कहा कि वह वहां जाकर कुछ डॉक्यूमेंट भेजेगा ताकि वीज़ा के लिए आवेदन किया जा सके। शीतल के पति के विदेश चले जाने के करीब 1 महीने बाद सृष्टि के पास शीतल का फ़ोन आया। शीतल ने बताया कि सृष्टि, अब मैं लंदन नहीं जा रही। सृष्टि ने सवाल किया, क्यों, क्या हुआ, कोई इश्यू है क्या? शीतल ने बताया, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो समझो 1.5 साल तक की छुट्टी हो गई। मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, फंस गई मैं तो। सृष्टि ने फिर से शीतल को समझाते हुए कहा, पागल, तो खुशी की बात है, पर तुझे तो लंदन के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, 1-1.5 साल बाद चली जाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों सहेलियों के बीच काफ़ी सारी बातचीत हुई। ऐसे ही शीतल के फ़ोन सृष्टि के पास आते रहते थे। शीतल की डिलीवरी का दिन भी नज़दीक आ गया। डिलीवरी के करीब 1 हफ्ता पहले शीतल का फ़ोन आया। फ़ोन पर वह रो रही थी। पूछा तो उसने बताया कि उसका पति डिलीवरी के समय भी उसके साथ नहीं होगा। वह काम का हवाला देकर भारत नहीं आना चाहता। सृष्टि ने शीतल को समझाया और फ़ोन रख दिया। 1 सप्ताह बाद शीतल ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका पति अपनी बेटी को देखने भी नहीं आया। अब शीतल अपने पति पर लंदन ले जाने के लिए दबाव डालने लगी। शीतल का पति बहुत अधिक दबाव डालने के बाद भारत आया, परंतु शीतल को विदेश में बच्चे की सेफ्टी से संबंधित इश्यूज़ के बारे में झूठी सच्ची बातें बताकर लंदन अकेले ही फिर लौट गया। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे। शीतल का पति अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिस कारण उस पर उसके माता पिता की
की जिम्मेदारी भी बनती थी। वह लंदन से ही शीतल को अच्छी बहू बनने की नसीहत दे देता था और कहता कि तुम्हें इंडिया में रहकर ही मेरे माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। मैं लंदन में रोजी रोटी के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। शीतल ने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया की सारी संपत्ति बेचकर सास ससुर सहित हम हमेशा हमेशा के लिए लंदन में रहे। शीतल यह बात जब भी अपने पति से के सामने उठाती तो उसका पति निशांत उसे समझाता कि माता पिता के लिए लंदन में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। निशांत पहले भी शीतल को बहुत कम फ़ोन करता था, अब बिल्कुल ही फ़ोन करना बंद कर गया। शीतल कभी करती तो हाँ ना का जवाब देकर फ़ोन काट देता। धीरे धीरे शीतल की बेटी 2 साल की हो गई, परंतु निशांत के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन शीतल के ममेरे भाई ने एक फ़ोटो और उस पर आए कमेंट्स के स्क्रीन शॉट शीतल के पास भेजे। वह देखकर शीतल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। फोटो में एक कपल था जिसमें शीतल का पति निशांत किसी महिला को बहुत करीब से पकड़े हुए थे। कमेंट में सभी उनकी शादी की 10वीं वर्षगांठ की बधाई दे रही थी। यह देखते ही शीतल ने हंगामा खड़ा कर दिया। शीतल के सास ससुर ने भी कुछ गलतफहमी होने की बात कह शीतल को समझाने की कोशिश की। शीतल ने किसी की भी बात पर कोई यकीन नहीं किया और अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़कर मायके आ गई। माता पिता की सहायता से धोखाधड़ी से हुई शादी की बात रख निशांत से तलाक की मांग और मुआवजे के नाम पर 40 लाख रुपए की मांग रखी। निशांत शीतल को सिर्फ 5 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा करना चाहता था, लेकिन शीतल 40 लाख पर अड़ी रही। शीतल इन पैसों से अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी। एक दिन सृष्टि को शीतल का फ़ोन आया और उसने कहा, सृष्टि आज मेरे घर निशांत आया था। यह सुनते ही सृष्टि चौंक गई और उसने पूछा, फिर क्या हुआ? बात किसी मुद्दे पर पहुंची या नहीं? सृष्टि ने बताया कि वह अपनी हर बात के लिए माफ़ी मांग रहा था। उसने बताया कि लंदन में जिस औरत से उसकी शादी हुई थी वह उसके दोस्त की प्रेमिका थी। एक दिन उसका दोस्त अपनी प्रेमिका को छोड़कर अमेरिका चला गया था। दोस्त ने अमेरिका में जाकर अपनी प्रेमिका मारिया की कोई सुध नहीं ली। मारिया को बाद में पता चला कि वह मां बनने वाली। मारिया के पिता लंदन में प्रमुख हस्तियों में से एक, इसीलिए मारिया के पिता ने मुझे बहुत सारे पैसे का लालच दिया और साथ ही लंदन में घर दिलाने को भी कहा। बदले में मुझे मारिया के साथ विवाह करना पड़ा, परंतु मारिया ने उस समय कहा था कि वह बच्चे के जन्म के बाद मुझे तलाक दे देगी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वह तलाक देने से मना कर रही। जब मैं उसे तलाक की मांग करता हूँ तो वह और उसका पिता मेरे साथ मारपीट करते। मैंने मारिया के बच्चे को पिता का नाम देने भर के लिए उससे शादी की थी, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रही। निशांत ने बताया कि यदि वहाँ से भागकर इंडिया भी आ जाए तो भी मारिया के पिता का रुतबा इतना अधिक है कि वह कुछ न कुछ गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसा देंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता था, इसीलिए मैंने सिर्फ तुमसे शादी की। परंतु बहुत अधिक समझाने के बाद मारिया ने अब जाकर निशांत को तलाक दे दिया और अब वह कभी लंदन नहीं जाएगा। वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी शीतल और अपनी बच्ची के साथ गुजारना चाहता है। सृष्टि ने शीतल की पूरी बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, वाह, इतने सालों में तलाक नहीं मिला और अब तुरंत मिल गया। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। शीतल ने कहा, मैं निशांत को एक मौका और देना चाहती हूँ। अगर वह फिर से मुझे यहाँ छोड़कर लंदन भागने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे दूसरा मौका नहीं दूंगी। सृष्टि ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हारे मम्मी पापा का क्या कहना? शीतल ने बताया, पापा को निशांत पर भरोसा नहीं, पर मम्मी बोल रही है हम औरतों को अपने रिश्ते बचाने के साथ साथ
बनाने भी पड़ते हैं और हो सकता है निशांत बेकसूर हो। मैं भी सोच रही हूँ कि निशांत को एक मौका दे ही दूँ, सृष्टि ने कहा। तुम्हारी मर्जी, पर अंकल की तरह मुझे भी उस इंसान पर रत्ती भर भरोसा नहीं। यह कहकर सृष्टि ने फ़ोन काट दिया। ठीक दूसरे दिन सृष्टि के पास शीतल का मैसेज आया कि वह बेटी के साथ ससुराल पहुंच गई और निशांत कल ही उन्हें घुमाने शिमला ले जा रहा है। सृष्टि को बहुत ताज्जुब हुआ। कमाल है, बहुत प्यार उमड़ रहा है। पिछले 3 सालों में तो सुध नहीं ली और अब अगले ही दिन शिमला घूमने जा रहे हैं। फिर मुझे क्या लेना, क्या पता निशांत सुधर जाए। फिर अगले दिन शीतल के पिता का फ़ोन सृष्टि को आया। वह फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बताया कि शीतल अपने पति और बच्ची के साथ शिमला घूमने गई थी और उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी और तीनों का कुछ अता पता भी अभी तक नहीं चला है। शीतल के पिता इसमें किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहे थे। सृष्टि ने शीतल के पिता को आश्वासन देते हुए कहा, अंकल घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन की छानबीन के बाद पता चला कि शीतल शिमला पहुंची ही नहीं। जिस कार से वह सब शिमला के लिए निकले थे, वह कार भी शिमला नहीं पहुंची। पुलिस ने छानबीन करके बताया कि निशांत अगले ही दिन की लंदन जाने की सिर्फ एक टिकट बुक की थी। मतलब कि गहरी साजिश रची गई थी। उसने शीतल को ठिकाने लगाया और स्वयं विदेश भाग गया या फिर कहीं छिप गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उस टिकट पर किसी ने हवाई सफ़र नहीं किया। पुलिस ने निशांत, शीतल और उसकी बेटी की बहुत खोज की, परंतु तीनों का कुछ भी अता पता नहीं चला। एक घटना ने सबको हैरान और झकझोर कर रख दिया। अब जब अचानक से निशांत की पत्नी मारिया उसे ढूंढते हुए इंडिया आ गई। उसने जब यह बात बताई कि निशांत लंदन पहुंचा ही नहीं, तो यह बात भी कन्फर्म हो गई कि निशांत या तो इंडिया में ही कहीं छुप कर जीवन बिता रहा है या फिर कहीं मारा गया। निशांत की पत्नी मारिया को भी निशांत की भारतीय शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने भी काफ़ी खोजबीन की, परंतु कुछ दिन बाद मारिया भी खाली हाथ लंदन वापस लौट गई। फाइल फिर से बंद हो गई। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। इस घटना को करीब 3 साल बीत गए। सृष्टि की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। अपनी कंपनी के काम से ही सृष्टि को एक बार चेन्नई जाना पड़ा। सृष्टि की मां ने अपनी बेटी से कहा, तुम कंपनी के काम से चेन्नई जा रही हो तो मेरे लिए 2 कांजीवरम साड़ी ले आना। वहाँ की साड़ी बहुत फेमस है। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद सृष्टि ने ऑफिस के स्टाफ से कांजीवरम साड़ी लेने के लिए किसी अच्छी शॉप के बारे में पूछा। स्टाफ के एक मेंबर ने कहा, अरे मैडम, मॉल से मत लो, बहुत महंगी देते हैं। मेरी एक पहचान वाला है जिसकी साड़ियों की होलसेल की दुकान है, बहुत बढ़िया साड़ियाँ देता है, वह भी वाजिब दाम में। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आपको वहाँ छोड़कर मैं घर के लिए निकल जाऊँगा, मेरा घर उसी साइड है। स्टाफ के सदस्य ने सृष्टि को साड़ी वाले की दुकान पर छोड़ा और वह आगे निकल गए। दुकान के अंदर गई तो वहाँ पर सभी लोग तमिल भाषा में बात कर रहे थे। सृष्टि ने जैसे तैसे करके अपनी बात दुकानदार को समझाई कि उसे साड़ियाँ लेनी है। दुकानदार ने सृष्टि को इस बारे में बताया कि उनके पास एक ऐसा स्टाफ मेंबर है जो हिंदी भाषा समझता है और बोलता है। मैं उसे बुला देता हूँ, वह आपको साड़ी दिखा देगा। थोड़ी देर बाद एक दुबली पतली लड़की सलवार सूट में दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। सृष्टि ने जब उसे देखा तो वह चौंक गई। यह तो शीतल है। उसे जिंदा देख सृष्टि को हैरानी हुई। सृष्टि तेजी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, शीतल, तुम जिंदा हो? शीतल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पागल है क्या? मैं शीतल नहीं, नेहा हूँ। सृष्टि ने फिर से कहा, झूठ मत बोलो शीतल, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती? तुम्हारे पापा तुम्हें मरा हुआ समझ आंसू बहा रहे। तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे सास ससुर को 7 महीने की जेल काटनी पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम दोनों पति पत्नी का क्या साजिश रच रहे हो? 3 साल हो गए। तुम पति पत्नी और तुम्हारी बेटी का कुछ अता पता नहीं।
मौके की नजाकत समझते हुए शीतल ने सृष्टि को धीरे से कहा, सृष्टि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, 1 घंटे बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे होटल में आ जाऊंगी। मुझे वहाँ का पता दे दो और अपना नंबर भी दे देना। सृष्टि शीतल को होटल का कमरा नंबर और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। सृष्टि को बड़ी साजिश की बदबू आ रही थी। सृष्टि को लगा कि अब शीतल को होटल आने वाली नहीं, वे दोनों पति पत्नी मिलकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे। परंतु कुछ ही देर बाद शीतल अपनी 5 साल की बेटी के साथ वहां आई। सृष्टि ने हैरान होते हुए कहा, यह भी जिंदा है? सच बताना, निशांत भी जिंदा है ना? शायद वह अपनी पुरानी पत्नी से बचने का कोई उपाय निकाल रहा होगा। उसकी विदेशी पत्नी उसे ढूंढती हुई इंडिया आई थी और बेचारी खाली हाथ मायूस लौट गई। शीतल ने बताया, निशांत इस दुनिया से अकेले ही जा चुका है। सृष्टि हैरान होते हुए, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शीतल ने कहा, बताती हूँ। उसने अपनी बेटी को चॉकलेट देकर कमरे में बिठा दिया और स्वयं सृष्टि के साथ होटल की छत पर चली गई। शीतल ने अपने अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। निशांत उस समय अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करना चाहता था, इसीलिए वह मुझे और मेरी बेटी को शिमला ले जाना चाहता था, परंतु वह झूठ बोल रहा था। मैंने उसके झूठ पर यकीन किया और सुबह कार से हम लोग शिमला के लिए निकल गए। मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह रोड शिमला की तरफ नहीं जा रहा। मैंने उस विषय में निशांत से बात की तो उसने कहा कि हम कसोल जा रहे हैं, क्योंकि शिमला में उसके मामा रहते हैं। वहाँ जाने से उसे अपने मामा के घर भी जाना पड़ेगा और वह अब किसी और की दखल अंदाजी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। मैं तब भी इतनी बेवकूफ़ थी कि उसकी बात पर यकीन कर गई। सुबह के चले हम रात हो गई। सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब अंधेरा घना हुआ, अचानक एक सुनसान रोड पर निशांत ने कार रोक दी। मैंने कार रोकने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया, मैं देखता हूँ। यह कहकर वह गाड़ी से बाहर निकल गया। मैं और मेरी बेटी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। वह इंजन चेक करने लगा। घने अंधेरे में मैंने खिड़की से नीचे झांकने की कोशिश की तो नीचे गहरी खाई थी। मैं बेहद डर गई। समझ नहीं आ रहा था कि निशांत ऐसे बेकार रोड पर हमें क्यों लाया। तभी जोर से कार के हिलने की आहट हुई। देखा तो निशांत कार के साथ हम दोनों माँ बेटी को खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने तेजी से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, परंतु वह लॉक था। समझ में आ गया था कि निशांत ने कोई गहरी साजिश रची। पापा के कहने के बाद भी मैं उस दरिंदे पर यकीन करते हुए भारी गलती कर बैठी। निशांत ने गाड़ी के शीशे भी लॉक कर रखे थे। गाड़ी में हम दोनों माँ बेटी बंदी थे और निशांत हमें धकेलकर खाई में गिराने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे गाड़ी में रखी तांबे की बोतल जो पानी से भरी हुई थी दिखी। उससे मैंने गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। बेटी को खुद से दूर करके तेजी से शीशे पर बोतल से वार करने लगी। मेरी नाकाम कोशिश के चलते निशांत मुझे चिढ़ाने के लिए गाड़ी के शीशे से हम दोनों माँ बेटी को जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए देखकर हंस रहा था। शीशे के पास आकर मुझे चिढ़ा रहा था। तभी कांच का एक टुकड़ा टूटकर उसकी आंख में जाकर घुस गया। वह दर्द से चीखने लगा। मुझे समय मिल गया। मैं और तेजी से कार के शीशे पर वार करने लगी। जल्दी ही मैंने शीशा फोड़कर दरवाज़ा खोला और बेटी के साथ बाहर निकल गई। उसकी आंखों में बेहताशा दर्द हो रहा था, खून गिर रहा था, परंतु मुझे उस इंसान से नफरत हो चुकी थी। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने एक पत्थर उठाकर निशांत के सिर पर दे मारा। उसकी आंख से खून बह रहा था। वह
जख्मी था परंतु जिंदा था। वह रिंकी को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा। आंख से खून गिरने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह छीना झपटी में उसका पैर फिसल गया और थोड़ी ही देर में वह खाई में जा गिरा। चारों तरफ अंधेरा था। रात भर हम माँ बेटी उसी कार में डूबके रहे। सुबह रोशनी हुई तो मैंने अपना और रिंकी का कुछ सामान निकाल लिया। मेरे पास कुछ पैसे भी थे। फिर मुझ बहुत मेहनत की और बाकी सामान के साथ कार को खाई में गिरा दिया। घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि इस कहानी पर पुलिस भी यकीन नहीं करती। मुझे निशांत की हत्या के आरोप में जेल में डाल देती। सब यही कहते कि मैंने निशांत की हत्या की। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता कि वह एक हादसा था। मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाती। बिना किसी गलती के मैं सज़ा भुगतती। इसीलिए मैंने अपने मुंह पर एक बड़ा कपड़ा लपेटा और वहाँ से जैसे तैसे करके निकल गई। न जाने कितनी बस और ट्रेन बदली, फिर यहाँ चेन्नई आ पहुँची, जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। पहचान बदल कर काम पकड़ लिया। पढ़ी लिखी थी परंतु नौकरी की डिग्री मेरे पास नहीं थी। मैंने इस साड़ी वाले की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। बेटी को स्कूल भेजकर मैं बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ। सारी घटना सुनकर सृष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निशांत जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। शीतल ने कहा, सृष्टि चाहो तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और चाहो तो तुम भी मुझे दोषी करार दे सकती हो, परंतु मेरी बेटी के भविष्य की खातिर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। तुम मुझसे मिली हो यह बात भूल जाना। समझ लेना कि शीतल मर चुकी। शीतल की सारी बातें सुनने के बाद सृष्टि की आंखें भर आई और शीतल की बेटी रिंकी के भविष्य की खातिर सृष्टि ने उससे वादा किया कि वह इस विषय में कभी किसी से कोई बात नहीं करेगी। सृष्टि ने शीतल की बेटी का अकाउंट नंबर लिया और उससे कहा कि उसे जितनी सहायता भविष्य में बन पड़ेगी वह उसकी बेटी के लिए सहायता करेगी और पैसे उसके अकाउंट में डलवा दिया करेगी। उन पैसों को बेटी का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना। इसके बाद शीतल और सृष्टि कभी नहीं मिली। सृष्टि ने दोस्ती निभाते हुए शीतल की बेटी की पढ़ाई में भरपूर सहायता की। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।